मैं हरी सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। इस वीडियो में हम शीत युद्ध अध्याय के अंतर्गत वेदांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वेदांत का अर्थ, प्रकृति एवं कारणों पर हम विस्तृत रूप से देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में शीत युद्ध के बारे में, उसके कारण, उसकी विभिन्न घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा और उसमें हमने पाया कि 1953 से लेकर और 1970 तक दुनिया शीत युद्ध के तनाव के साथ जीवित रही और इसमें सोवियत संघ और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न घटनाक्रम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित रहे। लेकिन शीत युद्ध के दौरान 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में शीत युद्ध के तनाव में कमी आई और इस प्रवृत्ति को वेदांत नाम दिया गया। वेदांत फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वेदांत का अर्थ है सोवियत संघ, अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना के विकास से। वेदांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अचानक नहीं आया, लेकिन 1953 यानी कोरिया युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाक्रम बदलता है और क्यूबा संकट से महाशक्तियों को ये महसूस हो गया कि परमाणु युद्ध का खतरा, प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा, शीत युद्ध की जो राजनीति है, प्रभुत्व की जो राजनीति है, उससे दोनों महाशक्तियों को सचेत कर दिया और दोनों महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए तो प्रयासरत रही, लेकिन उन्होंने कोई उन कार्रवाइयों से या उन कारणों से दूरी बनाना शुरू कर दिया जिनसे परमाणु युद्ध या दोनों महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष युद्ध का सामना करने की नौबत आई। इनमें ये प्रवृत्ति अचानक नहीं आई। कुछ घटनाएं, क्यूबा संकट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रादुर्भाव, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण दोनों गुटों का जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें कमी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण विश्व में स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति बढ़ती जागरूकता, साथ ही यूरोप का एकीकरण, जर्मनी और जापान का आर्थिक शक्तियों के रूप में उदय, चीन का अमेरिका से बढ़ता झुकाव और इनके संबंधों की प्रगाढ़ता ने दोनों महाशक्तियों में परस्पर निकट लाने का कुछ काम किया, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के लिए सकारात्मक पहलू लेके आया। यही वेदांत है। वेदांत शीत युद्ध काल में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दोनों महाशक्तियों की नीति, जिसमें सैद्धांतिक मतभेदों एवं प्रतिस्पर्धा के बावजूद महाशक्तियों के मध्य आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत नहीं पाई गई। इस प्रकार वेदांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत गुट और अमेरिकी गुट के बीच घटता तनाव और बढ़ती निकटता को प्रदर्शित करने वाली प्रवृत्ति के रूप में हम जानते हैं। दूसरा टॉपिक
वेदांत की प्रकृति क्या है? वेदांत प्रकृति में शीत युद्ध के दौरान एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। वेदांत की प्रकृति है वह कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वेदांत संबंधों के युग में दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से संपर्क बनाए रखती थी। यह महाशक्तियों में शक्ति संतुलन की स्थापना एवं उसकी स्वीकृति थी। नेक्स्ट, इस युग में महाशक्तियाँ अपने विवादों को लेन देन के आधार पर गरिमापूर्ण आचरण करते हुए हल करने लगी थी। महाशक्तियों के मध्य सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग होने लगा। संक्षेप में हम इसकी प्रकृति के बारे में कह सकते हैं कि वेदांत महाशक्तियों के आचरण के नियमों का विकास, हितों को जोड़ने वाली कड़ी, नीति निर्माताओं में संचार, संपर्क की स्थापना हुई, जिससे खतरों की परिस्थितियों में असंतुलित निर्णयों को टाला जा सके। इस प्रकार वेदांत की प्रकृति नकारात्मक शीत युद्ध की प्रवृत्ति में सकारात्मक संकेत थी। अब हम शीत युद्ध काल में वेदांत के कारणों के बारे में हम विवेचन करेंगे कि वेदांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के दौरान क्यों आया। तो वेदांत के कारण सबसे प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख सत्य है वह राष्ट्रीय हित। लॉर्ड पामस्टन ने भी यही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र है न कोई स्थायी दुश्मन, स्थायी है तो राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित बदलते ही मित्र दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन मित्र बन सकते हैं। इसलिए वेदांत में इसका अपवाद नहीं है। वेदांत के कारण सबसे पहला राष्ट्रीय हित की पूर्ति ही वेदांत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करती है। अर्थात दोनों महाशक्तियों के शक्ति और धन अपने नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाने की संभावनाओं को बल मिलता है। क्योंकि महाशक्तियाँ अपना धन पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से अपने नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च नहीं कर पा रही थी। अब उन्हें लगने लगा कि इससे जितना हासिल होता है उससे ज़्यादा आंतरिक असंतोष और आंतरिक जो प्रगति है वो प्रभावित होती है। इसलिए महाशक्तियाँ सीमित प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश करती है। वेदांत संबंध सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि यूएसएसआर को खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता, विशाल गैस भंडारों के दोहन हेतु अमेरिकी अतिरिक्त खाद्यान्न व तकनीकी सहायता हो सकती थी, जो यूएसए से शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों से ही संभव था। इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वेदांत आया। अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताओं की ही उसे वेदांत हेतु प्रेरित करती थी। क्योंकि अमेरिका औद्योगिक राष्ट्र था, जिसे एक कृषि प्रधान विकसित सोवियत संघ कच्चे माल और खाद्यान्न और खनिज भंडारों से भरपूर देश ही उसकी आवश्यकताओं की सहज पूर्ति कर सकता है। इसलिए
यूएसएसआर के पास जो गैस, पेट्रोलियम, क्रोम के विशाल भंडार थे, उनका व्यापारिक आधार पर परस्पर सहायता के माहौल में ही ये उसे मिल सकते थे। इसलिए अमेरिका ने उस तनाव को कम करने का निर्णय लिया। दिदांत आने का एक कारण दोनों महाशक्तियों में आणविक संतुलन की स्थापना हो जाना था, क्योंकि सोवियत संघ के परमाणु विस्फोट के साथ ही दोनों महाशक्तियों में शक्ति संतुलन की स्थापना हो गई थी, क्योंकि 1945 के बाद अमेरिका परमाणु स्वामी होने के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा में लाभ की स्थिति में था। सोवियत संघ ने परमाणु विस्फोट करके और उस असंतुलन को संतुलित कर दिया। कल्पना के बाहर की चीज हो गई। अतः दोनों महाशक्तियों ने आणविक विनाश से बचने के लिए संवाद की नीति की आवश्यकता महसूस की, जिसकी परिणति SALT I और II बार तय थी। एक कारण आणविक आतंक और आणविक युद्ध का जो भय है और जो उससे होने वाला टकराव है, और परमाणु संघर्ष से बचने के लिए वेदांत संबंध अमेरिका और सोवियत संघ की मजबूरी भी थी। यानी वेदांत मजबूरी की रणनीति के तहत दोनों महाशक्तियों ने इसको अपनाया। इसी प्रकार से दोनों महाशक्तियों की राष्ट्रीय बुनियाद की जो आवश्यकताएं हैं उनमें परिवर्तन आया। दोनों महाशक्तियों ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता शीत युद्ध के वातावरण के स्थान पर अपने अपने संसाधन और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की प्राथमिकता दी, जो वेदांत द्वारा ही संभव थी। इसी प्रकार से शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण, जो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, एक वाक युद्ध था, एक प्रचार युद्ध था, जो गर्म युद्ध में कभी भी सतत संघर्ष में बदल सकता था, उससे बचने के लिए वेदांत ही एकमात्र विकल्प था। वेदांत के आने का कारण लौह आवरण की नीति में ढिलाई और रूस चीन के बढ़ते हुए मतभेद। आयरन कर्टन थ्योरी जो स्टालिन और माओ से तुंग ने स्थापित की थी, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। स्टालिन और क्रुश्चेव की नीतियों को ब्रेजनेव ने कैंप डेविड भावना से उनमें ढिलाई का संकेत दिया, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ में पारस्परिक विश्वास का माहौल पैदा हुआ। इसी प्रकार से 1969 में दूसरी नदी पर सोवियत संघ और चीन के मध्य में जो सीमा विवाद के कारण भी महाशक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ उस मजबूत तरीके से वैचारिक लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि सोवियत संघ का मजबूत जो सहयोगी चीन था वैचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, वो खुद ही उससे शक्ति संघर्ष में उलझ रहा था। इसलिए ये सोवियत संघ का भी मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा अन्य क्षेत्रों में की जाए, वैचारिक क्षेत्रों में जो कट्टरता है उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण से कोई फायदा होने वाला नहीं। उसकी समझ में अच्छी तरह आ गई। कूटनीतिक आंदोलन की भूमिका इसमें महती है। दोनों गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की नव स्वतंत्र देशों की जो इच्छा है, उसने दोनों महाशक्तियों को मजबूर कर दिया कि विश्व में शांति और
विकास की राजनीति ही की जाए, न कि युद्ध को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों को बढ़ावा दिया जाए। इन देशों की स्वतंत्र और सहयोगपूर्ण विदेश नीतियों ने गुटिया राष्ट्रों के बंधन को ढीला करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से द्विध्रुवीय विश्व राजनीति से बहुकेंद्रवाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिवर्तन होता है। शक्ति के नए केंद्र उभरकर सामने आते हैं। सोवियत संघ और अमेरिका के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन, जापान, जर्मनी ऐसे शक्ति के केंद्र उभरकर सामने आए जो इनको कड़ी टक्कर अपने अपने गुटों के अंदर भी दे रहे थे, जिससे महाशक्तियों का जो विकास है वो नकारात्मक दिशा में बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी। इसी प्रकार से महाशक्तियों को अपने गुटिया मित्रों से निराशा भी हुई। जापान आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। सोवियत संघ को चीन वैचारिक रूप से कमज़ोर कर रहा है, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में उसकी प्रगति और आणविक शक्ति संपन्न होना सोवियत गुट को कमज़ोर कर रहा है। इसी प्रकार अमेरिका के सामने भी यूरोपीय राष्ट्रों की, फ्रांस, ब्रिटेन का परमाणु शक्ति संपन्न होना आदि आदि बातें इस चिंतन को बढ़ावा देती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतागिरी की जो प्रवृत्ति है उसके कारण खुद का नुकसान ज़्यादा होता है, दूसरे राष्ट्र उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए यथार्थवादी चिंतन की प्रवृत्ति ने शीत युद्ध की जो तीव्रता है उसको कम किया और वेदांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाना दोनों ने अपने हित में समझा। इसी प्रकार से यूएनओ में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की भूमिका, जिन्होंने यूएनओ में शीत युद्ध के अखाड़े में उग्रता को कम करने का काम किया, दोनों महाशक्तियों को एक वैचारिक मंच प्रदान किया जो विश्व में अशांति और युद्ध को बढ़ावा देने वाले खतरों को वार्ता की टेबल पर लाकर सुलझाने का प्रयास करता है और प्रत्यक्ष युद्ध से दूर करने का हर संभव प्रयास अंतर्राष्ट्रीय जनमत के सामने होता है, जिससे दोनों महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय जनमत में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के वैसे आपसी जो प्रतिद्वंदता है उसको कम करने पर सहमत होती है या इस प्रकार की रणनीति अपनाती है। यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे। जर्मन चांसलर विली ब्रांड ने इसलिए आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में वेदांत की नीति का प्रतिपादन किया और उत्तर दक्षिण संवाद को बढ़ाने के लिए ब्रांड कमीशन ने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वेदांत अनेक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया और उसके सकारात्मक परिणाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बाद के समय में दिखाई देते हैं। धन्यवाद।